हेलो गाइस, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। रायपुर से आप देख पा रहे हैं अब बायोलॉजी की क्लास लगातार जारी है और ये लास्ट टॉपिक हम देख पा रहे हैं ह्यूमन डिसीज़। ठीक है, बायोलॉजी में तो आज की क्लास जो ह्यूमन डिसीज़ पर बेस्ड रहेगी, आज सेकंड पार्ट लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या है, कुछ देखते हैं क्या है खास, देखते हैं आज की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव रोग ह्यूमन डिसीज़ की हम बातें कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था, थोड़ा सा स्टार्ट किया था और एक ही डिसीज़ के बारे में पढ़े थे। ठीक है, और वो था टर्नर सिंड्रोम। तो पिछली क्लास में परिचय देखे थे। फिर अगर बात करें तो मानव रोग के प्रकार थे। मानव रोग के दो प्रकार थे, एक जिसको कहा जाता है क्या, जन्मजात रोग। ठीक है, एक जिसको कहा जाता है जन्मजात रोग, और ऐसे रोग जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कॉन्जेनिटल डिसीज। जन्मजात रोग जो जन्म के समय से ही क्या है आपको और जो है रोग देखने को मिलता है, वो जन्मजात रोग है। नाम से स्पष्ट है। अर्जित रोग, अर्जित रोग कहने का मतलब बाहरी चीज़ों से अर्जित, जैसे कि जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, कवक से, कृमि से होने वाले ऐसे जो है रोग हैं। ठीक है, और इस अर्जित रोग के अंतर्गत असंक्रामक रोग भी देखने को मिलता है था। ठीक है, इसके दो टाइप थे, असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग कहने का मतलब नॉन इन्फेक्शस। ठीक है, जहाँ पर किसी व्यक्ति को छूने पर, टच करने पर, उनके संपर्क में आने पर, ठीक है, उनके नज़दीक बैठने पर यह हवा या पानी या किसी भी प्रकार से ये फैलता नहीं था। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्शस रोग। वहीं पर संक्रामक रोग थे, इन्फेक्शस रोग, जहाँ पर व्यक्ति के संपर्क के आने पर, ठीक है, उनके साथ रहने पर, टच करने पर, उनके साथ जो है कुछ चीज़ें शेयर करने पर क्या होता है, ये फैलता है हवा के द्वारा या पानी के द्वारा। तो उसको हमने कहा था संक्रामक रोग। फिर विभिन्न रोग देखेंगे, जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है, विषाणु से, प्रोटोजोआ से। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जन्मजात रोग, एक तो जन्मजात रोग है, जन्म से होने वाले रोग, उनमें से टर्नर सिंड्रोम देख चुके हैं, आज डाउन सिंड्रोम देखेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। फिर टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और ब्लू बेबी सिंड्रोम। फिर वहीं पर हमने बात की थी असंक्रामक रोग की, जहाँ पर डिफिशिएंसी डिसीज, एलर्जी रोग, कर्क रोग या जिसको कैंसर रोग कहा जाता है, अनुवांशिकी रोग जो जेनेटिक्स रोग हैं। ठीक है, अनुवांशिकी रोग या जेनेटिक्स रोग है, जैसे कि वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, इसकी हम बातें करेंगे। फिर जेनेटिक्स डिसीज जैसे डायबिटीज़ है, ऑस्टियोपोरोसिस है, इसकी हम बातें करेंगे। ये है असंक्रामक रोग के अंतर्गत। संक्रामक रोग के अंतर्गत हमने ये कहा था कि जीवाणु से होने वाले, पहला जो संक्रामक रोग है वो जीवाणु से होने वाले रोग थे, जैसे कि टाइफाइड है, क्षय रोग, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टेटनेस, निमोनिया, कुष्ठ, काली खांसी, सिफिलिस, मेनिंजाइटिस। ये सभी रोग किससे हैं, जीवाणु से फैलने वाले लोग। ठीक है, चलिए आज क्लास में हम बात करेंगे कुछ विषाणु से फैलने वाले रोग, बस अभी लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि बातें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बातें हम टर्नर सिंड्रोम से स्टार्ट करेंगे, फिर लगातार इसमें जाएंगे, फिर इस पेज में आएंगे, फिर वायरस वाले में जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट दूसरा मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली हम बातें करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बातें करेंगे वो डाउन सिंड्रोम, लेकिन कंटिन्यूसली हम जो है पहले लिख लेते हैं विषाणु से होने वाले रोग। ठीक है, क्या है, विषाणु या वायरस से होने वाले रोग। चलिए, विषाणु या जिसको कहा जाता है वायरस, वायरस से होने वाले रोग, होने वाले रोग। तो कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनके नाम अभी सिर्फ क्या करिए, लिख लीजिए। तो मैं, जैसे कि मैंने कहा था कि पहले मैं लिस्ट दे देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
तो फर्स्ट हम बात करेंगे एड्स के बारे में। किसके बारे में? फर्स्ट रोग है हमारा जो वायरस से होने वाले रोग हैं, उसमें फर्स्ट है एड्स। ठीक है, क्या है? एड्स। इंग्लिश में इसको एड्स भी कहा जाता है, एड्स ही कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको एड्स ही कहा जाता है। और एड्स का जो है फुल फॉर्म है, ये आप जानते हैं, एक्वायर्ड, क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसकी चर्चा हम करेंगे। अभी समय है, अभी वक्त है। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारी रोगों के बारे में पढ़ना है। फिर बात करेंगे इसके अंदर छोटी माता। ठीक है, एड्स, उसके बाद छोटी माता जिसको हम कहते हैं चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। तीसरा पोलियो, क्या है? पोलियो, और इंग्लिश में पोलियो ही बोला जाता है, पोलियो ही क्या करते हैं? बोलते हैं। वहीं पर डेंगू, ठीक है, डेंगू जो मच्छरों से देखने को मिलता है। ठीक है, इसको भी डेंगू कहा गया है, डेंगू कहा गया है। 5वें नंबर पे बात करें इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, और इन्फ्लुएंजा जिसको इन्फ्लुएंजा इंग्लिश में भी बोला जाता है, इन्फ्लुएंजा, और इसको फ्लू भी बोलते हैं। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर इन्फ्लुएंजा के बाद हम बात करेंगे रेबीज़ की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? रेबीज़। ठीक है, जो कुत्ते, बिल्ली, बंदर, इससे काटने से होता है। ठीक है, रेबीज़ को इंग्लिश में रेबीज़ भी कहते हैं, रेबीज़ ही कहते हैं। ठीक है, इसको हाइड्रोफोबिया के भी नाम से जाना जाता है, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, फोबिया कहने का मतलब किसी डर से है, किसी भी चीज़ से। फोबिया कुछ भी हो सकता है, ऊंचाई से डर को फोबिया कह सकते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को देखकर घबराना भी फोबिया है। ठीक है, अंधेरों को देखकर भी डरना। ठीक है, फोबिया कहने का मतलब किसी चीज़ को देख के डरना। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया ये रेबीज़ के अंदर देखने को मिलेगा। फिर खसरा पढ़ेंगे, इसके बाद खसरा नामक रोग। ठीक है, मेसल्स, चलिए मेसल्स के नाम से जाना जाता है। वहीं पर हम बात करेंगे 8वें नंबर की गलसुआ। ठीक है, 8वें नंबर पर रोग जो है वो है गलसुआ, जिसको हम क्या कहेंगे? पम्स के नाम से जानते हैं, या इसी को आम भाषा में टॉन्सिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टॉन्सिल के नाम से। 9वें नंबर पर हेपेटाइटिस। ठीक है, ये चीज़ें याद करना इसलिए है क्योंकि कभी कभी ये भी हेपेटाइटिस, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से हुए थे, जीवाणु से हुए थे। तो ये पहले लिस्ट याद रखिए। ठीक है, बाकी चीज़ें तो मैं तो बताऊंगा ही। चलिए, पीला बुखार, ठीक है, जिसको येलो फीवर के नाम से जाना जाता है, येलो फीवर। चलिए, इसी तरफ मैं लिख देता हूं 11वें नंबर डायरिया। और इंग्लिश में इसको भी डायरिया कहा जाता है। ठीक है, डायरिया।
12वें नंबर पर हम पढ़ेंगे सा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सा, सार्स। सार्स जिसको सेवर एक्वायर्ड रेस्पायरेटरी सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सिंड्रोम। जो जब समय आएगा तो हम देखेंगे, पहले नाम लिख दीजिए। ठीक है, ट्रेकोमा, ट्रेकोमा। ठीक है, ट्रिकोमा नामक बीमारी भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो विषाणु से या वायरस से होने वाले ये जो है बीमारी के बारे में 12-13 जो है बीमारी के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इसके पहले वहीं 11-12 जो बीमारी यहाँ पर हम क्या कहते हैं देखने को मिला था, कहाँ पर? जीवाणु से होने वाले जो है बीमारी। ठीक है, एक और था, उसको भी ऐड कर सकते हैं, गोनोरिया। गोनो जो है रिया। चलिए, तो 12 इसमें, ठीक है, 13 इसमें, 25 हो गया। चलिए, ये था कैसे विषाणु से होने वाले जो है। अगला हम बात करेंगे वो है, लिख लीजिए पहले, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ, इंग्लिश में इसको प्रोटोजोआ ही बोला जाता है, प्रोटोजोआ भी बोला जाता है, प्रोटोजोआ ही बोला जाता है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, से होने वाले क्या है, और रोग के बारे में फिर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें है निंद्रा रोग, एक कहलाता है निंद्रा रोग। ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मलेरिया। ठीक है, याद रखिए, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से ही होता है, मलेरिया। 3rd नंबर पर पेचिस नामक बीमारी की हम बातें करेंगे। ठीक है, जिसको डायसेंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? डायसेंट्री। ठीक है, डायसेंट्री के नाम से ये जाना जाता है। वहीं पर बात करें तो पायरिया है। ठीक है, एक हमने डायरिया देखे थे। ठीक है, और यहाँ पर पायरिया है। क्या है? पायरिया, पायरिया। 5वें नंबर पर काला अजार, काला अजार। ठीक है, जिसको काला अजार भी अजार ही कहा जाता है इंग्लिश में भी। ठीक है, काला अजार ही कहा जाता है, कहाँ पर? इंग्लिश में भी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। वहीं पर हम बात करेंगे 4थे नंबर की, तो कवक से। ठीक है, जिसको फंगाई भी बोलते हैं, कवक या फंगाई से होने वाले रोग, या होने वाले रोग।
चलिए, इससे क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं, क्या क्या रोग देखने को मिलता है, इसके अंतर्गत बात करें तो एक है अस्थमा। अस्थमा, ठीक है, इसको अस्थमा ही बोला जाता है कहाँ पर, इंग्लिश में। दूसरी बातें दाद, ठीक है, जिसको रिंग वॉर्म बोलते हैं, क्या कहा जाता है, रिंग वॉर्म। गंजापन, गंजापन, ठीक है, लोगों में गंजापन की देखने को मिलता है, ठीक है, इसको बैड नोस भी कहा जाता है। इसको क्या कहता है, बैड नोस। बाल्ड नोस, ठीक है, याद रखिए, बाल्ड नोस। फिर 4th नंबर में एथलीट फुट, क्या है, एथलीट फुट, एथलीट फुट। और एथलीट फुट इसको भी इंग्लिश में एथलीट फुट के नाम से ही जाना जाता है। फूड नहीं, फूट, FOOT, फूड मतलब वो खाना वाला हो गया है, डी लग गया तो खाना वाला। एक है हाथी पाँव, ठीक है, हाथी पाँव। हाथी पाँव समझते हैं ना, किसी का पैर जो है बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है, फाइलेरियस इसको बोलते हैं, फाइलेरियस या फाइलेरिसिस, ठीक है, क्या है, हाथी पाँव। चलिए, इतनी सारी बीमारी के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे भाई साहब। तो सोच सकते हैं, हमने कहा था 35, 40, 50 भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ और बीमारी है जो धूल मिट्टी कण से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है, कुछ कुछ और जो है अलग अलग, उसको भी हम देख लेंगे बाद में लास्ट में। तो यही खुद हो गया, ये 25 ये हो गया था, और ये 5 ये 30 हो गया है, 30 और 10 ये 40 से खुद हो गया है। तो अभी तो फिलहाल 40 ऐसे जो है किसके ना क्या है, रोग के बारे में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूसली, 40 रोगों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रोग के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, और वो कौन सा रोग है, वो है टर्नर सिंड्रोम। सिर्फ एक ही रोग के बारे में हमने पढ़ा है अभी तक, और वो है टर्नर सिंड्रोम। तो जो रोग हो जाएगा जिसके बारे में हम पढ़ लेंगे, ठीक है, उसको मैं क्या कर दूंगा, राइट का चिन्ह, उसको क्या, चलिए, ठीक है। चलिए, तो जन्मजात रोग से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट एक्चुअली हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम, डाउन, क्लाइनफेल्टर, फिर पटाओ, फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि मैंने कहा था पहले, ये बता देता हूँ थोड़ा से, कि जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम जो है वो, ठीक है, वो किस प्रकार से होता है, ये मैंने कहा था कि महिलाओं में होता है। और जो हमारे जो गुणसूत्र है, टोटल गुणसूत्र की संख्या, मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 है, उसमें से जो सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स गुणसूत्र है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम है, जो 23वां पेयर है, उस 23वें पेयर में, सेक्स क्रोमोसोम में, ठीक है, जो है 2 क्या होते हैं, गुणसूत्र रहते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। तो 2 क्रोमोसोम रहते हैं, पुरुष में जो है XY पाया जाता है और महिला में XX पाया जाता है। तो जो 2 गुणसूत्र रहते हैं उनमें से गुणसूत्र की संख्या 2 के बजाय 1 ही हो जाती है, ठीक है, 2 के बजाय क्या हो जाती है, 1 ही हो जाती है। इसका मतलब 1 घट जाता है। तो टोटल कितना था, 46, अगर 1 माइनस हो गया तो 45। तो टर्नर सिंड्रोम वह सिंड्रोम है जहाँ पर किसी महिला की सेक्स जो है क्रोमोसोम में, ठीक है, किसी महिला के सेक्स क्रोमोसोम में 2 के बजाय 1 गुणसूत्र होती है, और टोटल जो है 45 होते हैं, ठीक, इसको हमने कहा था टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम में होता क्या था कि ऐसे इसके अंतर्गत जो महिलाओं में, ठीक है, महिलाओं में दिक्कत हो जाती कि ये ओवम, ठीक है, ओवम का निर्माण नहीं था, क्योंकि ओवरी का जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, ठीक है, ओवरी
जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं होता तो ओवम का निर्माण नहीं होता, अंडाणु का अंडाशय, ओरी कहने का मतलब अंडाशय। जब अंडाशय ही नहीं रहेगा तो ओवम का जो है निर्माण या अंडाणु का निर्माण ही कहाँ होगा। अब जब ये अंडाणु का निर्माण होगा ही नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा नहीं, ठीक है, अंडवाहिनी जिसको बोला जाता है, फेलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ेगा नहीं, वहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में आगे नहीं बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है लेडी प्रेग्नेंट होगी नहीं, और जब प्रेग्नेंट नहीं होगी तो बच्चा नहीं क्या कर सकेगा, पैदा कर पाएगी, ठीक है, इसका मतलब, ठीक है। तो ये इसको कहा जाता है, इस रोग से हम वाले, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं बांझपन। महिलाओं में बांझपन की शिकायत इसी टर्नर सिंड्रोम के कारण होती है, जो कि ये जन्मजात रोग है, और इसकी कहानी हम पूरी पहले क्लास में हम देख चुके हैं। क्लियर है बातें। चलिए दूसरी बातें हम करेंगे किसके बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। क्या है ये डाउन सिंड्रोम, इसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा देखेंगे जो है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, विटामिन से, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। चलिए डाउन सिंड्रोम की हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, तो क्या है ये डाउन सिंड्रोम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डाउन सिंड्रोम में यहाँ पर जो 21वें पेयर है, ठीक है, 21वें पेयर में ये देखिए, पहली बात तो ये महिला और पुरुष दोनों में होगी, ठीक है। ये रोग या यह बीमारी या रोग या बीमारी जो है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों में होगी, ठीक है, मेल एंड फीमेल, महिला एवं पुरुष, मेल एंड फीमेल दोनों में होगी, दोनों में होगी, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो महिला और पुरुष दोनों में होगी, और यहाँ पर इसमें क्या होगा, इसमें जो गुणसूत्र है, ठीक है, कौन सा गुणसूत्र, गुणसूत्र, और गुणसूत्र इसमें गुणसूत्र में जो 21वें पेयर है, 21वें पेयर, ठीक है, 21वें जोड़ी या 21वें पेयर, 21वें पेयर में दो की बजाय, दो की जगह क्या हो जाते हैं, 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, दो की जगह 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कुल गुणसूत्र की संख्या क्या है भाई साहब, कुल जो है गुणसूत्र शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में कुल गुणसूत्र या कुल क्रोमोसोम की संख्या 46 है, ठीक है, क्या है 46 है। लेकिन इसमें क्या है, एक क्या हो जाता है, 2 की जगह 3 हो जाता है, एक प्लस हो जाता है, इसका मतलब गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई, 47 हो गई। अब 47 कहने का मतलब यही है, क्या है, डाउन सिंड्रोम, क्या है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। जब गुणसूत्र की संख्या 46 से लेकर एक बढ़ जाता है, क्या है, 47। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम होते हैं या जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, ठीक है, और जो अभी क्लास देख रहे हैं उसके लिए भी यही है, ठीक है। जो क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, उसमें एक तो होता है 22 पेयर इस तरफ होते हैं, तो 22 दूनी 44 यहाँ पर देखने को मिलेगा, टोटल 44। और हर हमेशा जब मैंने जो है गुणसूत्र पढ़ाया था तो याद रखिए, जो गुणसूत्र हमेशा पेयरों में मिलता है, ठीक है, पेयरों में मिलता है, जोड़ों में मिलता है, एक अकेला नहीं मिलेगा, पेयरों में मिलता है, जोड़े में मिलता है, ठीक है। तो 22 दूनी 44, ये थे 23वें, ठीक है, 23 नहीं 23वें, ठीक है, लास्ट जो है जोड़ा जिसको कहा जाता है 23वां जोड़ा, 23वां पेयर या 23वां जोड़ा, जो 23वां जोड़ा है, ठीक है। और ये इसमें क्या है, गुणसूत्र की संख्या कितनी थी, 2, ठीक है, एक जोड़ा मतलब 2, यहाँ 44, तो टोटल 46 हो जाता है। और इसी को हमने कहा था, ये इसको कहा था हमने, क्या है, ऑटोसोम, क्या है, ऑटोसोम्स, ठीक है। और ये क्या कहे थे हमने, एलोसोम्स,
सोम्स, और एलोसोम्स का, ठीक है, इसको सेक्स क्रोमोसोम भी हमने कहा था, पिछले क्लास में आप पढ़े हैं कि नहीं, सेक्स क्रोमोसोम भी कहा था, जहाँ पर ये महिला और पुरुष होने की जो है क्या है, ठीक है, ये इंडिकेट करता है, ये जो डिफाइन करता है, ये बताता है सेक्स क्रोमोसोम कि महिला और पुरुष में क्या है। तो जब मैंने कहा था जो मेल होता है, ठीक है, और जो फीमेल होते हैं, ठीक है, दोनों में ये चीज़ पाया जाता है। और मेल में आपको XY देखने को मिलेगा और फीमेल में XX देखने को मिलेगा, ठीक है। और जब यही चीज़ें बदल जाती थी, एक कम हो जाता था, इसको टर्नर सिंड्रोम माने थे। लेकिन जो 22 पेयर है, अभी की स्थिति में मैंने क्या कहा, जो 22 पेयर है, इसी 22 पेयरों में एक 21वां पेयर है, 21वां पेयर, ठीक है। और 21वें पेयर, इसी 21वें पेयर, हर पेयर में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जोड़े में पाया जाता है, हर पेयर जोड़ों में पाया जाता है। और इसी जोड़ों में क्या हो जाता है, एक ऐड हो जाएगा। जब एक ऐड हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 8 होने के बाद क्या है, ये 2 की जगह 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं। इसी कारण 40, ठीक है, यहाँ पर हो गया 44, तो 45 हो जाता है और 2 47। तो इस प्रकार से इसमें क्या देखने को मिलता है, टोटल 47 देखने को मिला, ठीक है। चलिए, और इस प्रकार के जो सिंड्रोम्स होते हैं, इस प्रकार के सिंड्रोम्स होते हैं, ठीक है, जो जन्मजात होते हैं, ये स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ के जो, ये स्त्री में भी हो सकते हैं, पुरुष में भी हो सकते हैं। तो चाहे स्त्री हो या पुरुष है, वो इसके स्ट्रक्चर कुछ, ठीक है, ऐसे टाइप होते हैं कि उनके जो है वो जन्म से बौनापन दिखाई देते हैं, ठीक है। इसमें रोग का जो लक्षण क्या देखने को मिलता है, ठीक है, रोग का जो लक्षण है, रोग का जो लक्षण है वो क्या देखने को मिलता है कि जन्म से बौना, ठीक है, बौनापन कई देखिए एकदम बौनेपन होते हैं जन्म से, ठीक है। सिर चपटा हुआ, सिर गोल एवं चपटा, गोल एवं क्या है, चपटा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, ऐसे रोग से ग्रसित, ठीक है। गर्दन मोटी देखने को मिलती है, ठीक है। त्वचा खुरदुरी होता है, त्वचा रफ होता है, खुरदुरी होता है, ठीक है, इस प्रकार से। और वो ज़्यादा जो है उनकी हाइट ज़्यादा रहती, निकलने का मतलब बौना पर रहता है, ठीक है। इनके अन्य नाम भी है जिसको कहा जाता है मंगोली जड़ता, इसके अन्य नाम भी है, ठीक है, इसको कहा जाता है मंगोली जड़ता, ठीक है, क्योंकि मंगोलियन टाइप ये दिखते हैं, ठीक है। मंगोलियन टाइप इनकी जो शकल है, इनकी जो बनावट है, सिर गोला टाइप, चपटा हुआ, गर्दन मोटी, और जो है जन्म से बौना, त्वचा खुरदुरी, ठीक है। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जब किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी को ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम 23वें जोड़ों में एक क्या हुआ था, कम हुआ था, मतलब 45 हुआ था, यहाँ पर जो है क्या हुआ, एक ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो 46 में एक ज़्यादा हो जाता है, तो क्या कहलाता है, वो डाउन सिंड्रोम हो जाता है, एक कम हो जाता है, तो हम उसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, ये याद रखिए। चलिए, और याद रखिए इसमें 21वां जोड़ा ना, उसमें मैंने 23वां जोड़ा कहा था, यहाँ 21वां जोड़ा, ठीक है, दोनों याद रखिए। क्योंकि जो 22 पेयर है, ठीक है, जो 22 पेयर है वो शरीर के विभिन्न भागों के लिए, गुणसूत्र, हमारे आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, इनके लिए। लेकिन जो 23वां जोड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम के लिए है। लैंगिक जो जनन होती है ना, ठीक है, महिला और पुरुष में सेक्स क्रोमोसोम के लिए वो डिसाइड होता है। लेकिन जो 22 पेयर है वो जो है शरीर के विभिन्न भागों के लिए होते हैं। तो शरीर के विभिन्न भाग हो सकता है, 21वां पेयर शरीर की जो है, जो शरीर की चेहरे से संबंधित हो, 21वां पेयर, ठीक है, शरीर के चेहरे से संबंधित, इसलिए उनकी हाइट है, उनका चेहरा गोल है, चपटा है, गर्दन मोटी है, इसी कारण से वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये है क्या है, डाउन सिंड्रोम। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इसके बाद थर्ड हम देखेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या जिसको इंग्लिश में क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम कहा गया है, ठीक है, सेम है नाम। तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में जो बायोलॉजी है या फिर जो साइंस है, साइंस का पोर्शन है, बायोलॉजी का पोर्शन है, वो हमेशा आप जो है ये सोचिए कि इंग्लिश में आप याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सारे जो वर्ड है, बायोलॉजिकल जो नेम है, वो खासकर इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा जो है आपको ये सोचने वाली बात होगी कि आपको जो है थोड़ा इस प्रकार से प्रिपेयर करें अपने आप को। चलिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, देखिए ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सिर्फ कहाँ पर होती है, सिर्फ पुरुष में होती है, पुरुष या सिर्फ और सिर्फ मेल में क्या होता है, ठीक है, ये याद रखिए, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम सिर्फ फीमेल में हुई थी, डाउन सिंड्रोम दोनों में हुआ था, और ये कहाँ पर होगा, ये जो है मेल में होगा, पुरुष में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इस स्थिति में क्या बोलते हैं, गुणसूत्र के जो 23 जोड़े होते हैं, ठीक है, फिर वही बात गुणसूत्र की 23वीं जोड़े में, ठीक है, 23वें जोड़े में हमेशा 2 रहते हैं, तो 2 की जगह, 2 के बजाय या 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एक फिर बढ़ गए भाई साहब, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कुल गुणसूत्र क्या है, कुल गुणसूत्र मानव शरीर में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी है वो आप जानते हैं 46। अगर एक बढ़ जाए, ठीक है, 2 से 3 हो गया, एक बढ़ गया, इसका मतलब 47। तो 47 यहाँ पर भी तो हुआ था और 47 यहाँ पर भी हो रहा है। दोनों में क्या अंतर, फिर दोनों में अंतर है, इसमें 21वें जोड़े में हुआ था, ठीक है, जो कि एलोसोम था, कि जो शरीर के विभिन्न अंगों के लिए था, लेकिन यहाँ पर जो है 23वें जोड़े में हुआ है, ठीक है। और 23वें जोड़े कहने का मतलब है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर देखिए, फिर वही मैं बात बता रहा हूँ, जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, या क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं या क्रोमोसोम होते हैं, उनको फिर से वही चीज़, एक 22 पेयर इस तरफ, ठीक है, और ये 23वां पेयर या 23वें पेयर, ठीक है, और 22 दूनी ये कितने हो गए, ये 44 हमेशा की तरह, ठीक है। और 23 पेयर में जो है हमेशा 2 रहते हैं, और 2 सभी के लिए रहते हैं, ठीक है, मेल के लिए, ठीक है, पुरुष के लिए, ठीक है, और महिला के लिए, फीमेल के लिए, ठीक है। और पुरुष में आप जानते हैं, पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई देखने को मिलता है, क्या होता है, एक्स और वाई होता है, ठीक है। और महिला में क्या होता है, ये एक्स होता है, ठीक है। तब जब यहाँ एक महिला में जब एक बढ़ा था, ठीक है, जब महिला में एक बढ़ा था तब हमने उसको टर्नर सिंड्रोम कहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसको मैं इस तरफ ऐसे एरो लगा बना देता हूँ, ठीक है। जब ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाएगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा एक आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, ठीक है, एक प्लस हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा कहने का मतलब 3 गुणसूत्र हो जाएंगे, 2 की जगह कितने हो जाएंगे, 3। जब 3 गुणसूत्र हो जाएंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं, यही क्या कहलाता है, क्लाइनफेल्टर, ठीक है, यही क्या कहलाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। फेल्टर्स सिंड्रोम, ठीक है, जहां पर 2 की जगह 3 हो जाती हैं, कहने का मतलब टोटल जो हो जाता है इसमें 47 देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर भी 40, समझ रहे मेरी बातें, ठीक है। और इसको मैंने क्या कहा था भाई, इसको मैंने क्या कहा था, इसको जब 2 की बजाय अगर 3 हो जाते हैं, ठीक है, 2 की जगह अगर 3 हो जाते हैं, इसको मैंने क्या कहा था, इसको कहा था टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, क्या है,
टर्नर्स सिंड्रोम। ठीक है, क्या कहा था मैंने? टर्नर सिंड्रोम कहा था। ठीक है, जब क्या होगा, 2 की जगह क्या है, प्लस एक्स्ट्रा प्लस 1 हो जाए तो उसको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, इसको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। और जो है एक है डाउन सिंड्रोम, जो क्या हो जाता है, ठीक है, उसमें भी क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ पर एक हो जाता था और यहाँ पर क्या है, -1 है। ठीक है, मैं उल्टा लिख दिया, चलिए जो भी है हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बातें। अब यहाँ पर लक्षण क्या दिखाई देते हैं? ठीक है, यहाँ पर जो है लक्षण इसके क्या दिखाई देते हैं? ठीक है, क्या है इसके लक्षण? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, इस बीमारी में, ठीक है, इस बीमारी में पुरुष, क्योंकि इस पुरुषों में होती है, ठीक है, इस बीमारी में जो पुरुष है, ठीक है, इस बीमारी में जो पुरुष है वो महिला की तरह हरकत करने लगता है, ठीक है। कहने का मतलब है, ठीक है, कुछ गुण, ठीक है, कुछ गुण क्या हो जाते हैं, महिला के आ जाते हैं, कुछ गुण पुरुष के आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला जो एक्स आप देखेंगे, 2x, ठीक है, 2x किसके लिए रहता है, ये महिला के रहता है। तो कुछ गुण ये महिला का प्रॉपर्टीज, ठीक है, कुछ महिला का गुण आ जाता है। और ये जो आप 2 देखेंगे इस तरफ, ठीक है, ये x और ये y मिलकर अगर बात करेंगे, ये x और ये y, इसका कुछ गुण क्या है, पुरुषों की तरह हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पुरुष के भी गुण हैं, महिला के भी गुण हैं। ठीक है, x को हम क्या जानते हैं, जो आप देख रहे हैं x को क्या जानते हैं, महिला जानते हैं ना भाई। डबल x है, इसका मतलब वो महिला है, महिला की तरह गुण है। तो इसमें, ठीक है, इसमें डबल x और y हो जाता है। और डबल x का मतलब होता है ये, ठीक है, कुछ ये महिला की तरफ बिहेव करता है, ठीक है, कुछ क्या है, पुरुष की तरफ बिहेव करता है। ठीक है, जब एक्स वाई होगा तो पुरुष की तरफ बिहेव करेगा और एक्स होगा तो महिला की तरफ। ठीक है, तो इसी कारण कहा जाता है कि इस बीमारी में पुरुष जो है महिला की तरह हरकत करने लगता है, महिलाओं की तरह जो है वो बिहेव करने लगता है। चलिए, और ऐसे मेल को, ठीक है, ऐसे मेल को क्या कहते हैं, सुपर मेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर मेल कहते हैं। ठीक है, ऐसे पुरुष जो महिलाओं की तरह हरकत करने लगता है, महिलाओं की तरह जो है थोड़े हाव भाव हो जाते हैं। ठीक है, आपके आसपास पड़ोस में आपके जान पहचान में देखे होंगे, कहीं ना कहीं जो ट्रेन वगैरह कहीं देखे होंगे। ठीक है, तो जो महिलाओं की तरह जो बिहेव करने लगता है, जैसे थर्ड जेंडर, जिसको हम थर्ड जेंडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम किसके, थर्ड जेंडर के लिए जेंडर से जानते हैं। ठीक है, याद रखिए समाज में, ठीक है, आज तो खैर पढ़े लिखे समाज है, तो ये थर्ड जेंडर को आसानी से, जो फिर भी अभी तक आसानी से स्वीकार नहीं किए हैं। ठीक है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है, तो थर्ड जेंडर को आसानी से जो है स्वीकार जो है कर रहे हैं। लेकिन जो पहले थे, ठीक है, आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। ठीक है, आज भी जो है कई जगहों में, ठीक है, इनको जो है ठीक से इनसे बात नहीं करते, ठीक से जो है इनसे मिलते नहीं हैं, अगर वो मिलना चाहते हैं या फिर जो है बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ये हमारे समाज की एक तरह से बोल सकते हैं, ये भी अंग है। ठीक है, थर्ड जेंडर हमारे समाज का एक अंग है। जैसे आप जो है देखिए, अगर आप जो है अभी एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, CGPSC, ठीक है, CGPSC के एग्ज़ाम जो है फिल करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो है आपको जो सेक्स लिखा रहता है, सेक्स या फिर जेंडर लिखे रहेगा। ठीक है, सेक्स या जेंडर लिखा रहता है, उसमें 3 कॉलम दिए रहते हैं, 3 जो है डॉट दिए रहेगा।
फिल करने के लिए। एक जो है मेल के लिए रहेगा, दूसरा फीमेल के लिए रहेगा, ठीक है, और थर्ड जो है ये थर्ड जेंडर के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा? थर्ड जेंडर के लिए। कहीं भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो ऐसा कोई, अगर मेल है तो मेल लगाते हैं, फीमेल का तो फीमेल लगाएंगे, लेकिन जो थर्ड जेंडर वाले हैं वो थर्ड जेंडर क्या करेंगे? लगाएंगे, ठीक है, ऐसा करते हैं ना, ठीक है। तो जब बात आती है तो ये थर्ड जेंडर आज जो है समाज, आज जो है सरकार, सभी इनको जो है समाज का अंग मानते, तो आप भी मानिए, ठीक है। याद रखिए ये कोई उनसे होने वाली गलती नहीं, ये अनुवांशिक गलती है जो किसी से भी, कोई भी परिवार में, कोई भी समाज में हो सकता है। तो आप याद रखिए, ऐसे को आप जो है अपने समाज का हिस्सा मानिए, और बराबर जैसे आप नॉर्मल व्यक्ति से बिहेव करते हैं, ठीक है, वैसे बराबर आप इनका भी, इनसे अब क्या है, बिहेव करिए, ठीक है। चलिए तो ये जो है आपको देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, अगर ऐसी चीज़ें हो जाती है, ठीक है, लक्षण या प्रभाव, इसको हम लिख सकते हैं लक्षण या प्रभाव, लक्षण एवं प्रभाव, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिलती है, ठीक है, इसमें व्यक्ति, ठीक है, क्या नहीं कर सकता, इसमें व्यक्ति रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता या करता, ठीक है, नहीं क्या है, कर सकता, नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, वो उस लायक नहीं है कि वो जो है, ठीक है, क्या करे, रिप्रोडक्शन कर सके, कहने का मतलब जो है, ठीक है, ये इनके द्वारा बेबी को जन्म नहीं दे सकता। इसका मतलब क्या है, वो, ठीक है, एक प्रकार के बोल सकते हैं इनकी नपुंसकता को जो है दिखाती है, दर्शाती है, ठीक है। चाहे नपुंसक, एक प्रकार के नपुंसक कहेगा, ठीक है, नपुंसक होते हैं, एक प्रकार से नपुंसक होते हैं, ठीक है, जो क्या है, नहीं कर सकते ऐसे। चलिए, ठीक है। तो लक्षण या प्रभाव यही है कि बीमारी जो है पुरुष जो है पुरुषों में जो होती है, और ये महिला की तरह बिहेव करने लगते हैं, जिसको इस मेल को, ऐसे मेल को हम के सुपर मेल के नाम से जानते हैं, उसको थर्ड जेंडर से भी जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या, प्रजनन नहीं कर सकता, मतलब वो जो है नपुंसक की कैटेगरी में इसको गिना जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट तो पूछ सकते हैं, सॉरी, ठीक है, आप कमेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो देख पा रहे थे वो क्या था भाई साहब, ये क्लाइनफेल्टर हो गया, ठीक है, आपका क्लाइनफेल्टर भी हो गया। अब जो देखेंगे वो है पटाउ सिंड्रोम। क्या है, अब जो देखने वाले हैं वो क्या है, पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। अभी तक जो हो गया है वह क्लाइनफेल्टर है, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। चलिए, 4th नंबर में है पटाउ सिंड्रोम। चलिए, पटाउ सिंड्रोम, ऐसा मत समझे भाई कि ऐसा कोई बीमारी हो जाए तो किसी को पटाने लग जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा आप सोच रहे हैं क्या? नहीं है भाई साहब, ठीक है, नॉर्मल भाषा अलग है, ठीक है। चलिए, पटाउ सिंड्रोम, चलिए पटाउ सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्या है इसके अंतर्गत, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें याद रखिए, इसमें जो 23वें पेयर होते हैं, अब मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप जो जैसे मैं 23वें पेयर या 24वें पेयर बोलूँगा तो आप समझ जाएंगे ये स्ट्रक्चर में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं 23वें पेयर, 22वें पेयर, 21वें पेयर,
13वें पेयर, 19वें पेयर, जो भी बोलूँगा इसका मतलब, ठीक है, 22 तक बोलूँगा इसका मतलब क्या है इस तरफ, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा था, जिसको हमने कहा था ऑटोसोम्स, ठीक है, ऑटोसोम्स। और ये जिसको कहते हैं एलोसोम्स, या जिसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक है। तो आप समझ जाइए 23वें पेयर की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, लिंग गुणसूत्र है। और ऑटोसोम बोलूँ तो शरीर के विभिन्न प्रकार के गुणसूत्र के बारे में है, ठीक है। तो बार बार इसी के स्ट्रक्चर को बनाने नहीं बैठूंगा, ठीक है। चलिए, इसमें जो 13वें पेयर है, इसमें जो 13वें पेयर है, ठीक है, 13वें पेयर में हमेशा जोड़े में पाया जाता है, मैं बताया ना, ठीक है। 13वें पेयर में दो की जगह क्या हो जाते हैं, 3 पेयर हो जाते हैं, सॉरी 3 हो जाते हैं, 3 पेयर नहीं 3 हो जाते हैं, 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, गुणसूत्र हो जाते हैं। याद रखिए कौन से पेयर की बात कर रहा हूँ मैं, 13वें पेयर की बात कर रहा हूँ। हर में मैं पेयर की बात हूँ। इसका मतलब क्या है, कुल गुणसूत्र क्या है, कुल गुणसूत्र की संख्या हमारे शरीर में, कुल गुणसूत्र आप जानते हैं कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 है। और 2 की जगह 3 हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, 13वें पेयर में, ठीक है, एक एक्स्ट्रा, ठीक है, किसमें, 13वें पेयर में। 13वें पेयर में अगर एक एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है, 46 तो है और 13वें पेयर में एक एक्स्ट्रा हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो हो जाता है 47, ठीक है, क्या हो जाता है 47, एक एक्स्ट्रा। चलिए इसमें, ठीक है, इसको 13th पेयर ट्राइसोमी भी कहा जाता है। याद रखिए इसको 13 पेयर्स क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी कहा जाता है, ट्राइसोमी, 13 पेयर ट्राइसोमी कहा जाता है। याद है क्योंकि 13वें पेयर में हुआ था, उसी प्रकार यहाँ भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 23वें पेयर में हुआ था, तो इसको, ठीक है, इसको 23वें पेयर ट्राइसोमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें 23वें पेयर में क्या हो गया, एक और जुड़ गया, एक एक्स्ट्रा हुआ। ट्राई मतलब क्या होता है, ट्राई, ठीक है, थर्ड, ट्राई कहने का मतलब एक एक्स्ट्रा जुड़ गया, कौन से 23वें पेयर में। तो अगर आप मैं बोलूँ 23वें पेयर ट्राइसोमी, ठीक है, 23वें पेयर ट्राइसोमी, इसका मतलब क्या है, वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, क्योंकि 23वें पेयर में एक जुड़ गया, इसका मतलब ट्राई मतलब थर्ड हो गया, ठीक है। 23वें पेयर ट्राइसोमी नाम एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, निक नेम बोल सकते हैं, अन्य नाम बोल सकते हैं, क्या है, अन्य नाम, ठीक है, क्या है, अन्य नाम क्या है, 23वें पेयर ट्राइसोमी। तो उसी प्रकार इनका जो है अन्य नाम है, क्या है, 13 पेयर ट्राइसोमी, क्योंकि 13वें पेयर में जो है क्या है, एक एक्स्ट्रा हुआ, तो 2 होते हैं, इसका मतलब टोटल हो गया 3, ठीक है। तो 13वें पेयर में क्या हो गया है, 13वें पेयर में जो संख्या होगी, ठीक है, 13वें पेयर में 2 थे, अब ये जोड़ के कितने हो गए, ये 3 हो गए हैं, ठीक है। 13वें पेयर में एक एक्स्ट्रा हो गया है, इसका मतलब 3 हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, 13वें पेयर ट्राइसोमी के नाम से हम जानते हैं। इसमें जो है इस बीमारी में, ठीक है, व्यक्ति मन बुद्धि का हो जाता है, व्यक्ति क्या हो जाता है, मन बुद्धि, ठीक है, क्या हो जाता है, मन बुद्धि, ठीक है, क्या है, मंद बुद्धि समझते हैं ना, जो है जो रिस्पांस बहुत देर से देता है, ठीक है, कुछ चीज़ें बहुत देर से समझता है या उसको समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, तो ये जो है मंद बुद्धि। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी तारे ज़मीं पर, ठीक है, तारे ज़मीं पर ऐसे फिल्म देखी होगी, तो वहाँ पर जो है उनको चीज़ें कुछ समझ नहीं आता, ठीक है, उसको चीज़ें को, तो खैर वो तो खैर पढ़ाई के लेवल से था, ठीक है। तो दुनिया की कोई भी चीज़ें के बारे में अगर बात करें तो उनको कुछ चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती, ठीक है, जल्दी रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, ठीक है, बहुत टाइम में रिस्पॉन्स करते हैं और गलत रिस्पॉन्स करते हैं, या उनको कुछ भी अता पता ही नहीं रहता, ठीक है, कुछ समझते नहीं। चलिए, मंद बुद्धि हो जाती है एवं तालु कटा हुआ, ठीक है, यहाँ पर जो होंठ, तालु कहने में ये जो होंठ जो है कटा हुआ, आपने देखे होंगे कहीं होंठ नाक जो है आस में कटे हुए देखने को मिलता है, ठीक है। तो
कटा हुआ, कटा फटा होता है, फटा, ठीक है। और जो है चौड़े, चौड़े गर्दन, ऐसे जो है जो लक्षण दिखाई देते हैं वो पटाउ सिंड्रोम के हैं, ठीक है। ऐसे लक्षण जो दिखाई देते हैं वो क्या है, पटाउ सिंड्रोम के हैं। चलिए, तो ये है क्या है, पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। चलिए, मैं थोड़ा 2 मिनट रेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कहने का 2 मिनट थोड़ा वेट करिए, फिर मैं आता हूँ। तो आप इसको देखिए, 2 मिनट का ब्रेक है। चलिए, चलिए, तो ये है क्या है आपका पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे पटाउ सिंड्रोम के बाद जो है सिंड्रोम है वो क्या है भाई साहब, वो है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। वो क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम।
और ब्लू बेबी सिंड्रोम पढ़ने के बाद ये आपका जन्मजात रोग जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कहने का मतलब फिफ्थ है, पांचवा है, इसको कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। जो हम इंग्लिश में भी बोला जाए तो वही है भाई साहब, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब ये ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है, क्या है भाई ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए इस रोग में या इस बीमारी में याद रखिए, ठीक है, इस रोग में या इस बीमारी में बच्चों में, ठीक है, क्या है, बीमारी में, ठीक है, इस रोग में या इस बीमारी में बच्चों में, ठीक है, बच्चों में सेप्टम का निर्माण नहीं होता। किसका निर्माण नहीं होता, सेप्टम का निर्माण नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। ठीक है, और ऐसे बच्चे ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते। ठीक है, ऐसे बच्चे क्या होते, ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते, 15 दिन, महीना जो है जन्म के बाद भी ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक, मर जाते हैं। ठीक है, इस रोग में क्या है, सेप्टम का निर्माण नहीं होता। तो पहली बात ये है कि ये सेप्टम क्या होता है। ठीक है, पहली बात ये है कि ये सेप्टम क्या होता है। तो सेप्टम जैसे कि, चलिए मैं बता देता हूँ, पढ़े होंगे आप, ठीक है, पढ़ाया भी होऊंगा मैं, जाहिर सी बात है। जब मैं क्या पढ़ा रहा था भाई साहब, जब मैं पढ़ा रहा था, क्या ये क्या है, ठीक है, ये है हट की संरचना। किसकी संरचना है, हट की संरचना है। ठीक है, हृदय की संरचना। जब मैं हृदय की बात कर रहा था, हट की बात कर रहा था, ठीक है, किसका, हट या हृदय की। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े थे, इसके पहले ही पढ़े हैं, 8-10 क्लास पहले पढ़े होंगे। ठीक है, ये किसका फिगर है, ये हृदय का, हट का फिगर है। और जो आप चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर यही क्या कहलाता है, सेप्टम कहलाता है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन है, इसी को क्या कहते थे, सेप्टम कहते थे। ठीक है, और आप जानते हैं ये जो है आपकी जो हट है, 4 चेम्बरों से मिल जो है डिवाइड, ठीक है, 4 चेम्बर होते हैं इसके हट के, डिवाइड होकर 4 चेम्बर ये विकसित हुए थे। ठीक है, ऊपर, ठीक है, आलिंद रहते थे। ठीक है, ऊपर जो है हम क्या कहते हैं, राइट। ठीक है, क्या है, अगर लेफ्ट भाग है तो लेफ्ट, ठीक है, राइट भाग है तो राइट। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या, ऊपर के साइड जो है आलिंद रहता था। ठीक है, इसको ऑरिकल के नाम से जाना जाता है, लेफ्ट ऑरिकल। और यहाँ पर है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट भाग में, हृदय के लेफ्ट भाग में 2 चेम्बर पाए जाते हैं। एक लेफ्ट ऑरिकल कहने का मतलब है दायां आलिंद, बायां आलिंद, और जो है लेफ्ट ऑरिकल कहने का मतलब बायां निलय। इस तरफ राइट ऑरिकल, मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ तो पूरा लिखूंगा नहीं। राइट ऑरिकल, राइट भाग में मैंने कहा, दाहिने भाग में अगर पाया जाता है तो ऑरिकल मतलब आलिंद, तो दायां आलिंद। ठीक है, और दाहिने भाग में, ठीक है, पाया जाता है वेंट्रिकल। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दायां निलय। ठीक है, क्या है, निलय। A फॉर ऑरिकल, V फॉर वेंट्रिकुलर। ठीक है, ये आप जानते हैं कि नहीं जानते। ठीक है, A फॉर क्या है, A फॉर ऑरिकल, और V फॉर वेंट्रिकल। ठीक है, V फॉर वेंट्रिकल। ठीक है, A फॉर ऑरिकल और V फॉर वेंट्रिकल कहने का मतलब है ये आलिंद है,
अलिंद और ये निलय है। ठीक है, चलिए पूरा हार्ट वाले चैप्टर फिर से आ गया। चलिए ये देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर जो ब्लड पाया जाता है, देखिए यहाँ पर जो है इनका क्या काम है भाई, हार्ट का ब्लड का पंपिंग। यहाँ पर जो ब्लड पाया जाता है, ये वाला जो ब्लड है वो कौन सा ब्लड था, शुद्ध ब्लड था। क्या ब्लड था पहले समझिएगा, शुद्ध ब्लड था। ठीक है, क्या है, शुद्ध ब्लड। कहने का मतलब है शुद्ध रक्त। ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूँ तो शुद्ध रक्त है। कहाँ पर, इस भाग में। कौन सा भाग, ये वाला भाग। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले भाग को हमने क्या कहा था, शुद्ध ब्लड, या ठीक है इसको हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड। जब इम्प्योर ब्लड की बात आती है, शुद्ध ब्लड की बात आती है, तो कहाँ पर देखने को मिलता है, लेफ्ट भाग में। ठीक है, हार्ट के लेफ्ट भाग में आपको ये देखने को मिलता है। फिर राइट भाग में, हार्ट के राइट भाग में क्या देखने को मिलेगा, इसमें अशुद्ध, क्या, अशुद्ध रक्त। इसका मतलब क्या है, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, क्या है, इम्प्योर। और प्योर इम्प्योर का मामला क्या था भाई, प्योर का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन युक्त था, ऑक्सीजन युक्त था। ठीक है, और इम्प्योर का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है। ये हम बातें कर चुके हैं पिछली में। ठीक है, हम बात करें यहाँ ब्लू बेबी रोग। तो देखिए ये सेप्टम क्या कर रहा है, सेप्टम क्या कर रहा है, दोनों तरफ की, ये है इम्प्योर ब्लड और ये है प्योर ब्लड, दोनों जो है तरफ के ब्लड को क्या कर रहा है, मिक्स होने से बचा रहा है। ठीक है, सेप्टम, ठीक है, क्या कर रहा है, अगर यहाँ पर इस प्रकार से चीज़ें हैं और ये बीच में कुछ लगा है, ठीक है, तो दोनों अगर मिक्स ना हो, इसके लिए ये चीज़ें अगर लगाई गई है, इसका मतलब क्या है, वो प्योर और इम्प्योर ब्लड के को क्या कर नहीं करेगा, मिक्स नहीं करेगा। ठीक है, इसका क्या कार्य है, अगर सेप्टम का कार्य अगर बोला जाए, ठीक है, इसका कार्य है सेप्टम का कार्य, ठीक है, शुद्ध रक्त एवं अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त एवं जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त, दोनों को क्या करता है, दोनों को अलग करता है। ठीक है, दोनों को क्या करता है, अलग करता है। शुद्ध रक्त एवं अशुद्ध रक्त दोनों को यह डिफ्रेंशिएट करता है, अलग करता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये याद रखिए, बच्चे में जन्म स्टार्टिंग में, जन्म के समय ये बन जाती है। ठीक है, सेप्टम जो है बच्चे में, ठीक है, जन्म के समय स्टार्टिंग में ही बन जाती है। ठीक है, और ये शुद्ध रक्त है, प्योर ब्लड है और इम्प्योर ब्लड है, दोनों को क्या करता है, ठीक है, प्योर इम्प्योर, प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड को दोनों मिक्स नहीं होने देता, दोनों को सेपरेट करता है, अलग करता है, मतलब सेपरेट करने का कार्य करता है। ठीक है, अब भाई साहब ये ब्लू बेबी रोग ये है कि अगर सेप्टम ही नहीं रहेगा, सेप्टम ही नहीं रहेगा, तो ये ब्लड को, शुद्ध और अशुद्ध ब्लड को दोनों को क्या नहीं कर पाएगा, डिवाइड नहीं कर, सेपरेट नहीं कर पाएगा। तो सेपरेट नहीं कर पाएगा तो मिक्स हो जाएगा। जब चीज़ें मिक्स हो जाएगी तो शुद्ध और अशुद्ध ब्लड मिक्स हो जाएगी, तो देखिए हार्ट में अगर जाएगा, ठीक है, हार्ट में जाएगा, ठीक है, जहाँ पर अगर शुद्ध ब्लड जाना चाहिए, ठीक है, वहाँ पर अशुद्ध ब्लड जा रहा है, जहाँ पर अशुद्ध ब्लड जाने चाहिए शुद्ध ब्लड जा रहा है, ठीक है, मिक्स हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जो जिसका काम नहीं है वो कैसे वो परफॉर्म कर पाएगा, हार्ट कैसे एग्जीक्यूट कर पाएगा अपने कार्य को। तो इसी कारण से, ठीक है, इसी कारण से जो है क्या होता है, ठीक है, ये बच्चों में ये, ठीक है, जब सेप्टम नहीं बनता तब हम इस रोग को हम क्या करते हैं, ब्लू बेबी रोग कहते हैं। और ऐसे बच्चे, ठीक है, ऐसे बच्चे क्या होते हैं, मैंने कहा ऐसे बच्चे या तो, ठीक है, या तो जन्म में ही मर जाते हैं, जन्म के समय, ठीक है, क्या हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाते हैं, मर जाते हैं, या ठीक है 2-4 महीने बाद, 2-4 मंथ में, ठीक है, जो 4 महीने में ही मर जाते हैं या मृत्यु हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, ज़्यादा दिन तक नहीं, 2-3 महीने का इनका जो है टाइम रहता है, ज़्यादा तक नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि सेप्टम डेवलप कराना जो है बहुत बड़ी बात है। चलिए, ये चीज़ें और इसी कारण ब्लू बेबी रोग देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये कारण क्या है, आखिरकार, ठीक है, सेप्टम का निर्माण चलो नहीं हो रहा है, तो अगर सेप्टम का निर्माण क्यों नहीं होता, ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है,
सेप्टम का निर्माण नहीं होने के कारण, नहीं होने के कारण, ठीक है, सेप्टम के निर्माण नहीं होने का कारण, ठीक है, नहीं होने का कारण, ठीक है, तो कारण, ठीक है, याद रखिए नहीं होने का जो कारण है वो है एक जल में, ठीक है, जल में, ठीक है, किसका पाया जाना, ठीक है, नाइट्रेट का पाया जाना, ठीक है, नाइट्रेट का पाया जाना। कहने का मतलब किसकी वजह से, इस नाइट्रेट की वजह से क्या होता है, ठीक है, किसकी वजह से, नाइट्रेट की वजह से किसी बेबी की हार्ट में, हृदय में जो सेप्टम का निर्माण नहीं हो पाता, ठीक है। तो बेबी का इस नाइट्रेट से क्या ताल्लुक है, ठीक है, ये भी तो आपको जानना अगर है तो ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए होता क्या है, पूरा हिस्ट्री मैं खोल दूंगा, ठीक है। चलिए होता क्या है, अगर हम बात करें, चलिए ये ठीक है, यहाँ पर ऐसी टाइप की नुमायाब संरचना आपने देखी होगी। अरे भाई साहब देखिए कि नहीं देखी हैं, देखिए हैं, ठीक है, नहीं देखे हैं तो ये देख लीजिए, ठीक है, ऐसी संरचना देखिए नहीं है तो देख भी लीजिए। चलिए ये जिस चीज़ को मैं बनाया हूँ वो क्या है, ठीक है, वो आप जानते हैं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन, इसको हम बना देते हैं, चलिए ठीक है। ये वाला जो पोर्शन वो क्या कहलाता है, ठीक है, आप जानते हैं, इसको हम कहते हैं ओवरी, ओवरी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंडाशय, ठीक है। और ये क्या करता है, टू प्रोड्यूस ओवम, ठीक है, क्या निर्माण किसका करता है भाई साहब, ये निर्माण किसका करता है, ओवम का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, ओवम का निर्माण करता है, ठीक है, किसका, ओवम का निर्माण करता है, जिसको कहते हैं अंडाणु, ठीक है, किसका निर्माण करता है, ओवम का निर्माण करता है, अंडाणु का निर्माण करता है, ठीक है। और दो पाए जाते हैं यहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, ये वाला जो है वो ट्यूबनुमा संरचना है, वो है फैलोपियन ट्यूब, जिसको अंडवाहिनी के नाम से ये जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी के। ये वाला जो पोर्शन आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं, यूटेरस, ठीक है, क्या कहते हैं, यूटेरस, या जिसको कहा जाता है गर्भाशय, ठीक है, यूटेरस या गर्भाशय कहा जाता है। देखिए अब देखिए यहाँ अगर बेबी का ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है, ये अगर मान के चलिए ये बेबी है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, बेबी है, और बेबी का ग्रोथ यहीं यूटेरस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जब देखिए बेबी अगर पैदा होती है, पैदा होने के बाद जो है उनके पेट में एक नाल टाइप फंसा होता है, ठीक है, ठीक है, नाल फंसा होता है, यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, समझेगा, इस प्रकार के ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और इसके नीचे ये बेबी को, ठीक है, बेबी को क्या करता है, फूड एवं न्यूट्रिशन के लिए एक ऐसी संरचना दे। ये वाला पोर्शन को हम कहते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ठीक है, जो नाल होता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा, ठीक है।
और नीचे वाली संरचना है ये जो मैंने ग्रीन वाली संरचना बनाई है, ठीक है, ये वाली नीचे वाली संरचना, इस नीचे वाली संरचना को अमाइकल कॉट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? अमाइकल कॉट, ठीक है। फिर थोड़ा से हैंग हो गया सिस्टम। ठीक है, ये किसके नाम से जानते हैं? इसको अमाइकल कॉट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, सुनिएगा पहले पूरी बातें, ठीक है। ये अमाइकल कॉट और ये प्लेसेंटा जो है आपकी जो है बच्चों के नाल में फंसी जो है रस्सी नुमा संरचना होती है, और इसी में नाली नुमा जो है पाइप नुमा संरचना जो होता है उसको हम अमाइकल कॉट कहते हैं। और इसी पाइप नुमा संरचना से जो है बच्चे को क्या मिलता है? इसी अमाइकल कॉट से बेबी को फूड एंड न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है समझिएगा, और बेबी को क्या मिलता है? फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, खाना वगैरह जो है बेबी को कहाँ से मिलता है? यहीं से मिलता है भाई साहब, ठीक है। बेबी को फूड और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? अमाइकल कॉर्ड से। तो ये किस में है? ये माता के गर्भ में अभी तो पल रहा है। तो यहाँ पर अगर कहा जाता है ना, इसलिए कि जब मम्मी जो भी खाएगी, ठीक है, उसका असर बच्चों पर पड़ेगा, ठीक है। जन्म, ठीक है, बच्चे का स्वास्थ्य जो है अच्छा रखना है, बच्चे को अगर हेल्दी जो है पैदा करना है, ठीक है, तो उनको अच्छे खाना चाहिए, अच्छे स्थान पर रहना चाहिए, ठीक है, रोग मुक्त जो स्थान पर रहना चाहिए, अच्छे से खाना पीना चाहिए। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेबी को फूड एंड न्यूट्रिशन जो है अमाइकल कॉर्ड से मिलती है, ठीक है। अब देखिए, अगर माताएं, ठीक है, जो माताएं हैं, ठीक है, वो अगर नाइट्रेट युक्त, ठीक है, नाइट्रेट युक्त क्या देते हैं? जल लेते हैं, ठीक है, नाइट्रेट युक्त पानी यूज़ करते हैं, नाइट्रेट युक्त जल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो है फ़र्क जो है माता को नहीं होता, ठीक है। कुछ बीमार पड़ेंगी तो उतना जो है फ़र्क नहीं, फ़र्क पड़ेंगे तो जो है इस बच्चे को, क्योंकि नाइट्रेट युक्त अगर जल लेंगे तो ठीक है बच्चे को फूड न्यूट्रिशन यहाँ से अमाइकल कॉर्ड से जाएगा, और यहीं से जाकर जो है नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट क्या करेगा? यहीं से जाकर ये सेप्टम का जो निर्माण होता है उस निर्माण को अवरोध कर देता है, और सेप्टम का निर्माण इसी कारण से नहीं होता, ठीक है। इसी कारण से सेप्टम का निर्माण नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे, ठीक है, में शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिक्स हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है? बच्चा जो है सर्वाइव नहीं कर सक पाता, और जन्म के बाद ही, तुरंत जन्म के बाद ही, देखे होंगे आपने कभी भी, ठीक है, कई बार ऐसे केस सुने होंगे कि हो सकता है कई और कारण हो सकता है, लेकिन ठीक है, जन्म के बाद जो हॉस्पिटल में कई बच्चे जो है वो मर जाते हैं, ठीक है, कई बच्चे की मृत्यु हो जाती है, या कई बच्चे कुछ 2-4 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका कारण, कई कारण में से एक है क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम का होना, ठीक है। कई कारणों में से क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम का होना, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखिए, ठीक है, क्लियर है बातें? तो ये क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो मैं सिर्फ सेप्टम के निर्माण की बताने के लिए इतनी सारी चीज़ें मैंने हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये क्या है भाई? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों को मैंने फिर से वहीं याद दिला दिया आपको। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, महिला प्रजनन तंत्र। चलिए, ठीक है, बातें क्लियर है? चलिए, तो ये है ब्लू बेबी रोग, और इस ब्लू बेबी रोग के साथ, इस ब्लू बेबी रोग के साथ आपका जो है जन्मजात रोग जितने भी थे, टर्नर सिंड्रोम थे, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ब्लू बेबी 5 का 5 सब हो जाते हैं आपका समाप्त, ठीक है। तो आपका जन्मजात रोग खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब जो बात करेंगे वो असंक्रामक रोग से है, ठीक है, नॉन इन्फेक्शस डिसीज से, ठीक है, जहाँ पर ये 5 ऐसे रोगों की बात करेंगे जहाँ पर वो फैलते नहीं दूसरे, ठीक है, संपर्क के आने पर वो दूसरे पर फैलते नहीं हैं,
ठीक है। हालांकि ये भी नहीं फैलते, ठीक है, क्योंकि ये टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम ये भी नहीं फैलते, लेकिन ये किस कैटेगरी में हम रखें, जन्म के समय की कैटेगरी में रखें, जन्मजात रोग की जो है कैटेगरी में रखे हैं, ठीक है। जन्म के समय ऐसी चीज़ों होती है, ठीक है, तो ये चीज़ें हम उस समय उस कैटेगरी में रखे हैं, ठीक है। इसको इस कैटेगरी में भी रख सकते हैं, लेकिन सब मिक्स हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो इसको मैं अलग रखा हूँ। चलिए, तो असंक्रामक रोग में डेफिशिएंसी डिसीज, एलर्जी रोग, कर्क रोग या कैंसर रोग, अनुवांशिक रोग या जेनेटिक्स डिसीज, ठीक है, जिसमें वर्णांधता और हीमोफीलिया देखेंगे, और डिजनरेटिव डिसीज, ठीक है, जिसके अंदर मधुमेह या फिर जिसको डायबिटीज़ कहा जाता है, और ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि वृद्धता, जहाँ पर अस्थि जो है कहने का मतलब है जो हमारी हड्डी है वो कमज़ोर होती है इस रोग के कारण, और मधुमेह जानते हैं शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। लेकिन आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको फिर से अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, इतने सारा कॉन्सेप्ट है, आपको एक ही दिन में जो है नहीं हो पाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, ये 5 से 7 क्लास ये लगेगा ही, 2 क्लास हो गया, अभी 4 क्लास, 3 से 4 क्लास और लग सकते हैं, क्योंकि असंक्रामक रोग से संबंधित ये जो है डिसीज़ है, ठीक है। फिर संक्रामक रोग वाले जो है डिसीज में जीवाणु से संबंधित रोग है, जो है देख सकते हैं 11-12, ये तो अकेले ही ये 2 क्लास में ये कंप्लीट होगा, ठीक है, अकेले ही 1.5 से 2 क्लास में, ठीक है, 1.5 क्लास मान के चलिए, ठीक है, 2-2.5 घंटे का। फिर उसके साथ साथ आपके जो है विषाणु से होने वाले, क्योंकि इसके अंदर हम उसके ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उनके कारक क्या है, प्रभाव कहाँ पर पड़ते हैं, इफेक्ट कहाँ पर पड़ते हैं, ठीक है। अगर वायरस देख रहे हैं तो किस वायरस से ये रोग होता है, जीवाणु देख रहे हैं तो किस जीवाणु से ये रोग होता है, ठीक है, इनके क्या क्या और चीज़ें हैं वो हम पूरा प्रॉपर हम देखेंगे। लेकिन अभी जो है समय हो चुका है, कहने का मतलब अच्छे से एक साथ देखें, प्रोटोजोआ से भी कवक से बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो आराम से चलेंगे। अभी आप इतना ही याद रखिए, अभी सिर्फ जन्मजात रोग कंप्लीट हुआ है। चलिए, ठीक है, तो नेक्स्ट सीरीज से हम बात करेंगे इसके आगे की बातें, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, और वो है आपकी यहाँ से असंक्रामक रोग से, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि लगातार जारी है हमारी क्लास, बायोलॉजी की क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सब चीज़ प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आप अकेले ही क्यों फ़ायदा उठाएं, ठीक है, आप अकेले ही क्यों फ़ायदा उठाइए, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए, ठीक है, अपने दोस्तों को, ठीक है, जिनको ज़रूरत है, ठीक है। बायोलॉजी के साथ साथ विभिन्न, ज़रूरी नहीं, देखिए ये आप ये सोच रहे कि CGPSC CG व्यापम के लिए ज़रूरी नहीं है मैं इस लेवल से पढ़ा रहा हूँ, इस लेवल से मैं बता रहा हूँ कि आपको वन डे विभिन्न प्रकार के वन डे एग्जाम में ये काम आएगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ CGPSC और CG व्यापम का ये जगह कोर्स चल रहा है तो उसी का नहीं है, ठीक है। आप ACC आप दे सकते हैं, बैंकिंग में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, रेलवे में देख सकते हैं, ठीक है। और वनडे एग्ज़ाम जो भी अगर वो साइंस से रिलेटेड वनडे एग्ज़ाम है वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको जो है सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। चलिए, ठीक है, तो फिर से बोलता हूँ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, कमेंट करिए और जो है शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों तक ये पहुंचाइए। नेक्स्ट हम मिलते हैं पार्ट 3 में, ठीक है, पार्ट 3 में मिलते हैं, और पार्ट 3 में अब हम बात करेंगे अगले कुछ और डिसीज़ के बारे में। तब तक के लिए आप जो है अपना ख्याल रखिए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और कि ये बायोलॉजी की क्लास तो जारी है, साथ ही साथ आपके पैरेलली, ठीक है, इनके पैरेलली आपका जो है एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास जारी है, और एंशिएंट हिस्ट्री में लास्ट आने वाला है, कहने का मतलब अभी जो है दक्षिण भारत के इतिहास की हम चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर पल्लव वंश देखे हैं, ठीक है, पल्लव वंश देख चुके हैं हम, और पल्लव वंश के बाद हम जो चलेंगे वो चालुक्य वंश हम देखेंगे, ठीक है, चालुक्य वंश, फिर आपके वातामी के चालुक्य, ठीक है, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, राष्ट्रकूट वंश देखेंगे, फिर जो है चोल वंश देखेंगे, चेर वंश देखेंगे, जहाँ पर संगम वंश देखेंगे, जहाँ चोल चेर की बातें होगी, फिर पांड्य वंश देखेंगे। ये सारे जो है दक्षिण भारत के इतिहास की चर्चा करें तो वहाँ पर भी आप जो है देख पाएंगे।
आपकी इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस जारी हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप देख पाएंगे। चलिए ठीक है, और नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है एग्ज़ाम आप लोग CGPSC का, ठीक है, याद रखिए 12 फरवरी को है, ठीक है, ये आप रखिए 12 फरवरी को है और 189 पोस्ट है, ठीक है। अब जानते हैं CGPSC के बारे में, ठीक है, 12 फरवरी को है और आज जो डेट है वो है आपका 5 दिसंबर, ठीक है, तो 5 दिसंबर का डेट, तो बहुत कम समय है, आप जो तैयारी में जुट जाइए। चलिए ठीक है, चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप लोग भी बोलेंगे चल भाई कितना ज़्यादा बात करता ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कल बात करते हैं। थैंक यू आप लोगों को, ठीक है, इतना सारा झेलने के लिए, ठीक है। चलिए।